वाटर को स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वाटर के बारे में ये पढ़ा था कि इट इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें वी हैव 3 डिफरेंट एटम्स और इनके दरमियान कौन से लिंकेजेस हैं, कोवलेंट बॉन्ड है, 2 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं और इन कोवलेंट बॉन्ड्स की नेचर क्या है, दीज आर पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। अब पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि अगर आपकी जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे से डिफरेंट होती है तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली शेयर नहीं होता बिटवीन द 2 एटम्स, बल्कि किसी एक एटम के ऊपर उसका होल्ड क्या होता है, ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर को कंपेयर करते हो या वाटर का स्ट्रक्चर देखते हो तो वाटर में आपके जो दोनों कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो बिटवीन हेटेरो एटम्स हैं। हेटेरो एटम्स मीन कि 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान प्रेजेंट है। One atom has a higher electronegativity value as compared to other. उस कोवलेंट बॉन्ड का ज्यादा होल्ड ऑक्सीजन की तरफ होगा। क्यों ज्यादा होगा? बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है, हाई है। और आपका जो हाइड्रोजन है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। पार्शियल चार्जेस को हमने परमानेंट चार्जेस के साथ भी कंपेयर किया था कि पार्शियल चार्जेस में आपका बॉन्ड जो है वो अभी भी उसी तरह से इंटैक्ट है, बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। जबकि परमानेंट चार्जेस में क्या होता है, यस परमानेंट चार्जेस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका आप यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड की बात करते हो और आप इसमें माइनस और इसमें प्लस का चार्ज देते हो। इस केस में आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली ऑक्सीजन के पास है और हाइड्रोजन के पास इस टाइम पे कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। सो परमानेंट चार्जेस में आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, लेकिन पार्शियल चार्जेस में आपका बॉन्ड अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन उस बॉन्ड में जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल नहीं है, वो क्या है, अनइक्वल शेयरिंग। इस चीज को माइंड में रखिएगा। अब इसी पॉइंट को हम लोग रेस करते हुए मूव करते हैं टुवर्ड अनदर कांसेप्ट व्हिच इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हम एक बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस। ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस क्या होती हैं। जी बच्चों बिल्कुल, इंट्रा मींस कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान जो इंटरैक्शंस है वो इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस होगी विद इन वन मॉलिक्यूल, और इंटरमॉलिक्यूल में अगर ये वाटर मॉलिक्यूल किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो उस केस में जो इंटरैक्शंस डेवलप होंगी वो इंटर होंगी। इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शंस बिकॉज यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए या इसे बनाने के लिए ये जो एटम्स हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, यानी इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनती या वो स्टेबल नहीं। जबकि अगर आप इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस की बात करते हो तो सपोज दिस इज वन वाटर मॉलिक्यूल और बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर एक डायनामिक सिस्टम है जिसमें फ्लूइड हमेशा एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ मूवमेंट में होता है, सो देयर इज नॉट ओनली अ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल, देयर आर मल्टीपल वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि फ्लूइड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। सो आपका एक वाटर मॉलिक्यूल अगर ड्यूरिंग द मूवमेंट किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अप्रोच करता है और अप्रोच करते हुए इनकी डायरेक्शन इस तरह से है कि एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव चार्ज के आमने सामने आ गया, तो इस केस में इन ऑपोजिट चार्जेस की वजह से कुछ टेम्परेरी इंटरैक्शंस डेवलप होती हैं जिन इंटरैक्शंस को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस, और यहाँ पे स्पेसिफिकली इन इंटरैक्शंस को हम कहेंगे दीज आर दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिकॉज इन इंटरैक्शंस को बनाने के लिए एक मॉलिक्यूल अपने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन को यूज कर रहा है। सो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस टेम्परेरी इंटरैक्शंस हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं है बल्कि ये इन पोल्स की वजह से बन रही है, और ये इंटरैक्शंस बनती और टूटती रहती है, ये परमानेंट नहीं है बल्कि ये ब्रेक भी होती है और बनती भी रहती है। हो सकता है कि इस टाइम पे ये वाटर मॉलिक्यूल इस वाटर मॉलिक्यूल ए के साथ जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस बना रहे हैं और थोड़े ही टाइम के बाद जब इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो ये इंटरैक्शंस ब्रेक हो जाएंगी और ये वाटर मॉलिक्यूल मजीद किसी वाटर मॉलिक्यूल सी के साथ इंटरैक्शंस डेवलप करेंगे। इट मींस कि विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस हैं या जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी इंटरैक्शंस हैं, ये बनती और ब्रेक होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं ताकि हम इस चीज को क्लियर करें
कि क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल में होगी या बाकी कंपाउंड्स के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। और उसके बाद हम थोड़ा सा जो है ना इस पॉइंट को दोबारा से डिस्कस करेंगे दिस वन के हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम कितनी यहाँ पे बनेगी। ओके, नाउ यहाँ से बच्चों एक चीज अपने माइंड में रखिएगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि दीज आर दी टेम्परेरी इंटरेक्शंस, जो कि एक खास डिस्टेंस के ऊपर अगर मॉलिक्यूल्स आते हैं तो उनके दरमियान बनेगी, और अगर उस खास डिस्टेंस से ये दूर हो जाते हैं तो ये इंटरेक्शंस क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। इट मींस कि दीज इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस या हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं दे आर डिस्टेंस डिपेंडेंट, दे डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। These bonds are also directional in nature, यानी अगर आपके पास इस केस में वाटर मॉलिक्यूल का जो प्रोटॉन है वो इसके सामने आ जाए तो क्या इंटरेक्शन बनेगी, एक खास डायरेक्शन या एक खास एंगल में मॉलिक्यूल से एक दूसरे को अप्रोच करना जरूरी है और उनके दरमियान एक खास डिस्टेंस होना जरूरी है। अगर डिस्टेंस उससे कम हो जाएगा, लाइक यहाँ से ये मॉलिक्यूल मजीद दूर चला जाता है, तो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डेवलप नहीं होगी। सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर एंड दीस बॉन्ड्स आर डिस्टेंस डिपेंडेंट। इस डायरेक्शनल पॉइंट के ऊपर मैं थोड़ी देर बाद दोबारा आती हूँ। नाउ लेट्स सी कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है। ओके, लेट्स सी कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है और कौन कौन से कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पोटेंशियल होता है। हम यूजुअली कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें आपके पास एक तरफ जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज अ बॉन्ड जिसमें एक तरफ आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, देयर मस्ट बी एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इस बॉन्ड के लिए ये कुछ कंडीशंस हैं कि ये बॉन्ड उन कंपाउंड्स में बनेगा, उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनेगा जिन मॉलिक्यूल्स में कम से कम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट हो। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से इस मॉलिक्यूल में क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आएगी, उसमें पोल्स जनरेट हो जाएंगे। लाइक अगर आपके पास वाटर है तो इसमें भी पोल्स क्रिएट होंगे, अगर आपके पास यहाँ पे अल्कोहल है तो अल्कोहल में भी दिस बॉन्ड इज बिटवीन टू हेटेरो एटम्स और इसमें भी यहाँ पे आपके पास पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपके पास कोई अमाइनो एसिड है और उसका अमाइनो ग्रुप है, फॉर एग्जांपल दिस इज अमाइनो ग्रुप, इस केस में भी आपके पास जो है वो पार्शियल चार्जेस डेवलप हो। सो बच्चों ये कंडीशन तो हमने देख ली कि हाइड्रोजन बॉन्ड उन मॉलिक्यूल के, ये बेसिकली एक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस है और ये उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनेगी जिनमें कम से कम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपके पास उस मॉलिक्यूल के अंदर या किसी दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर, फॉर एग्जांपल दिस इज द मॉलिक्यूल A एंड दिस इज मॉलिक्यूल B। हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनना है ना, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, यस फर्स्ट कंडीशन पूरी हो रही है। दूसरा कोई ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे हमेशा तब आएगा जब आपका जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें भी प्रेजेंट हाइड्रोजन किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो। वो सल्फर भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। समझ आ रही है इस बात की कि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड एक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस की टाइप है। इसका मतलब है कि ये बॉन्ड दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनना है। दिस इज मॉलिक्यूल नंबर A एंड दिस इज मॉलिक्यूल नंबर B। कंडीशंस क्या है कि आपके पास इन मॉलिक्यूल्स में कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए और उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और दूसरे मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर मैं कहूं कि क्या यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती है, हाइड्रोजन तो इधर भी है लेकिन इस हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे बनने वाला कोवलेंट बॉन्ड जो है दिस इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इसमें पार्शियल चार्जेस डेवलप नहीं होने।
क्यों नहीं डेवलप होने? बिकॉज दोनों आइटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है? सेम है। तो कोई ऐसा हाइड्रोजन होना चाहिए जो कि किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लिंक्ड है, ताकि उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से इसमें कौन सा चार्ज आ जाए? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाए। इज इट क्लियर? सो अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं, स्लाइड्स पे आप जाते हैं, तो आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक जो बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ते हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। That hydrogen bond is the bond between an electronegative atom. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हम हाइड्रोजन एक्सेप्टर कहते हैं, मैं बाद में बताती हूँ कैसे क्यों कहते हैं, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्ड इज द बॉन्ड बिटवीन an electronegative atom and a hydrogen atom covalently bonding to another electronegative atom. Is it clear? किन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? एक ऐसे मॉलिक्यूल के दरमियान जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और दूसरे मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन इन टर्न किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या है? लिंक है। नाउ व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर? डोनर किसे कहते हैं और एक्सेप्टर किसे कहते हैं, ये चीज देख लेते हैं। बिल्कुल, आपके पास यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक स्ट्रक्चर का हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूज हो रहा है, और दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करते हैं बिटवीन टू डिफरेंट कंपाउंड्स, लाइक एक तरफ आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और दूसरी तरफ वाटर मॉलिक्यूल है। दिस इज द कंपाउंड ए, और इस कंपाउंड के एंड पे आपके पास क्या चीज प्रेजेंट है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास सेकंड कंपाउंड है, दिस इज पार्शियल। आपके पास एक सेकंड कंपाउंड है और सेकंड कंपाउंड में मैं वाटर को एज एन एग्जांपल ले रही हूँ। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। क्या इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो सकती है? हो सकती है, बिकॉज दिस ऑक्सीजन हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो वो स्ट्रक्चर जो कि अपना हाइड्रोजन यूज करता है फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से वो वाला मॉलिक्यूल जो अपना हाइड्रोजन डोनेट करता है या यूज करता है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर। और दूसरा स्ट्रक्चर जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यूज हो रहा है, जिसका हाइड्रोजन यूज हो रहा है, वो डोनर के तौर पे एक्ट करेगा, और जो अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को यूज कर रहा है वो एज एन एक्सेप्टर यूज होगा। सो दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर। अगर बुक में आपको कहीं पे आगे किसी एंजाइम का मैकेनिज्म पढ़ने के दौरान ये चीज लिखी हुई मिले कि इस केमिकल रिएक्शन में अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल का प्रोटॉन यूज हो रहा है, और जो दूसरा स्ट्रक्चर जो एक्सेप्टर के तौर पे यूज हो रहा है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व। देख सकते हैं अगर मैं स्लाइड्स ओपन करूं कि आपके पास जो है वो इन स्लाइड्स के अंदर भी है क्या डोनर मॉलिक्यूल्स, और डोनर मॉलिक्यूल्स अपने हाइड्रोजन को यूज कर रहे हैं, जबकि जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स आप अपवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को यूज कर रहे हैं, ठीक है? सो यू कैन डिफरेंशिएट अ डोनर हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में बच्चों एक चीज याद रखिएगा कि दीज आर दी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस, and these intermolecular interactions are comparatively weak than covalent bonds. आपके पास इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस में आ जाती हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर में कोवलेंट बॉन्ड आ जाता है, ठीक है? और जो आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस हैं इसमें अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक है, यानी इसको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस के साथ तो कंपेयर कर ही नहीं, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि उसके मुकाबले में ये वीक है। लेकिन समटाइम्स जो डायरेक्शन है डोनर और रिसेप्टर की, उनका जो प्लेन है वो इसकी स्ट्रेंथ को मजीद वीक कर देता है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती हैं और डायरेक्शंस पे डिपेंड करती हैं। ये डायरेक्शनल नेचर वाला पॉइंट मैं आप लोगों के सामने दोबारा से रेज कर रही हूँ
अगर आप लोग जो है वो इन स्लाइड्स को फोकस करते हो तो आप यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके पास ये वाला जो बॉन्ड है दिस वन, इसमें आपका दिस मॉलिक्यूल अल्कोहल इज अ डोनर, क्योंकि ये अपना प्रोटॉन यूज कर रहा है या हाइड्रोजन यूज कर रहा है। और जो नीचे आपके पास फॉस्फेट ग्रुप है, इसका ये जो ऑक्सीजन है इट विल एक्ट एज द एक्सेप्टर। इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटरेक्शंस में आपका जो डोनर और एक्सेप्टर है वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। लाइक अगर आप इसको प्लेन्स में डिवाइड करते हो तो आप ये चीज ऑब्जर्व करते हो कि आपका जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है, इस अल्कोहल का ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन और दूसरी तरफ ऑक्सीजन जो कि किसी फॉस्फेट से बिलोंग करते हैं, ये एक ही प्लेन में, इनका प्लेन ऑफ इंटरेक्शन क्या है, सेम है। ये एक दूसरे को एक ही प्लेन में जो है वो क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। तो इस केस में आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बनेगा ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होगा। बेशक ये कोवलेंट बॉन्ड से अभी भी वीक है, लेकिन ये दूसरी कंडीशंस में बनने वाले बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग है। दूसरी कंडीशंस मतलब कौन सी कंडीशन? अगर आप यहीं पे सेकंड स्ट्रक्चर देखते हो, आपके पास रिएक्टिंग एटम्स या रिएक्टिंग मॉलिक्यूल सेम है, अभी भी अल्कोहल जो है वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ ही रिएक्ट कर रही है, बट दिस टाइम इंटरेक्शंस के दौरान इनके प्लेन्स जो है वो सेम नहीं है, बल्कि ये क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। अगर एक यहाँ पे y एक्सिस पे है तो दूसरा g एक्सिस पे है, इनके जो प्लेन ऑफ इंटरेक्शंस है वो क्या है, चेंज हो गए। तो अगर आपके हाइड्रोजन बॉन्ड में जो इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो विद इन वन प्लेन एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और उनके दरमियान इंटरेक्शंस डेवलप करते हैं, तो उस केस में बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर इसके प्लेन्स ऑपोजिट हो जाते हैं, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो उस केस में बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड इस बॉन्ड के मुकाबले में क्या होगा, वीक होगा। ये दोनों बॉन्ड्स अभी भी कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में वीक ही हैं, लेकिन आपस में अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो सेम प्लेन वाला बॉन्ड स्ट्रांग है और ऑपोजिट प्लेन में बनने वाले बॉन्ड्स क्या होंगे, वीक होंगे। सो वी कैन कंक्लूड कि हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ डिस्टेंस पे ही डिपेंड नहीं करते, ये डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। सो ड्यूरिंग द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स, जब आपके अमाइनो एसिड्स की साइड चेन्स एक दूसरे को अप्रोच करती हैं, तब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि अगर एक अमाइनो एसिड की साइड चेन दूसरे अमाइनो एसिड की साइड चेन के बिल्कुल सामने है, सेम ही प्लेन में है, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस बनेंगे। और अगर उनके जो साइड चेन है वो एक दूसरे से डिफरेंट ओरिएंटेशन पे अप्रोच कर रही हैं, लाइक एक अमाइनो एसिड की साइड चेन ये है, दूसरे अमाइनो एसिड की साइड चेन ये है, तो इस केस में जो इंटरेक्शंस बनेगी वो कंपैरेटिवली क्या होगी, वीक इंटरेक्शंस होगी। सो अगर कभी आपसे कोई पूछे कि क्या हाइड्रोजन बॉन्ड्स डायरेक्शनल हैं, तो यस, दीज बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। ओके, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स में ही होगी? नो। इसका मतलब है जो हमने अभी डेफिनेशन पीछे अप्लाई की है कि इट इज अ बॉन्ड बिटवीन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन व्हिच इज कोवलेंटली अटैच्ड विद अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो अगर किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई मिलती है, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि यस देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि जो वाटर है वो एक्सीलेंट सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करता है, बिकॉज जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकते हैं। इट मींस कि वाटर सिर्फ अपने ही वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, बल्कि उसमें जो आने वाले सॉल्यूट्स हैं उनकी भी नेचर अगर पोलर होगी तो वाटर उनके साथ क्या करेगा, इंटरेक्शंस डेवलप करेगा। तो इस केस में यू कैन ऑब्जर्व कि वाटर मॉलिक्यूल इटसेल्फ अपने साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, बट इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ऐसे ग्रुप्स अवेलेबल हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है या जिनमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये उनके साथ क्या चीज डेवलप करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अलावा सम स्ट्रक्चर्स ऐसे भी हैं जिसमें वाटर नहीं है, वाटर के बगैर उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, लाइक यू कैन सी इन दिस पोर्शन कि आपके पास यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड्स है जिसमें दिस इज द वन अमाइनो एसिड जिसका ये सेंट्रल कार्बन एटम है व्हिच इज लिंक्ड विद द हाइड्रोजन एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप आर साइड चेन और इसका अमाइनो ग्रुप इस साइड पे। ये पेप्टाइड लिंकेज में है विद द अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड, ठीक है, ये पेप्टाइड कोड है आपके पास। और इस अमाइनो एसिड का ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, इसमें जो ऑक्सीजन है ये किसी दूसरे अमाइनो एसिड के जो अमाइनो ग्रुप के साथ हाइड्रोजन अटैच है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड
अमाइनो एसिड्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे वाटर इन्वॉल्व ही नहीं। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ वाटर के लिए यूनिक नहीं है, बल्कि ऐसे सारे स्ट्रक्चर जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, चाहे वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बच्चों अभी हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की है कि these interactions are weak interactions as compared to covalent bond। अगर ये कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में वीक इंटरेक्शंस हैं तो आपके ख्याल में इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? Why there are hydrogen bondings in almost every organic compound? वीक भी हैं, स्ट्रांग होती तो ज्यादा बेहतर ना होता? अच्छी इंटरेक्शन। नो मैम, अगर स्ट्रांग होती तो उनको ब्रेक करते हुए काफी टाइम लगना था। वीक है तो ही हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। वो डायनेमिक मॉलिक्यूल हैं जो अपनी एक कन्फर्मेशन से दूसरी कन्फर्मेशन में चेंज हो जाते हैं। इसमें मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देती हूँ एंजाइम्स की रेगुलेशन की। एंजाइम्स के बारे में पढ़ा है कि उनको रेगुलेट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम मॉड्यूलेटर्स कहते हैं। अच्छा चलिए, अगर ये चीज मुश्किल हो जाएगी तो हम डीएनए की बात कर लेते हैं। इसको मैं एंजाइम्स में आप लोगों को समझा दूंगी और उसके बाद मुझे कोई ये ना कहे कि हमें ये नहीं पता। ओके, if we see the two different strands of the DNA, तो we all know कि हमारे पास जो एक स्ट्रैंड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, उसमें एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच है एंड द नेम ऑफ दिस कोवलेंट बॉन्ड इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, लेकिन आपका ये वाला जो स्ट्रैंड है it is linked with the second strand with the help of the weak interactions and these weak interactions are hydrogen bonds। ठीक है, यानी विद इन वन स्ट्रैंड जो इंटरेक्शंस हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, लेकिन दो डिफरेंट स्ट्रैंड्स के दरमियान जो बनने वाले इंटरेक्शंस हैं वो वीक इंटरेक्शंस हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है कि ये वीक इंटरेक्शंस यहाँ पे क्यों प्रेफर की गई है? बिकॉज वी ऑल नो कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिवीजन आपके ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं इन्होंने सेपरेट होना है और इन्होंने एज अ टेम्पलेट एक्ट करना है। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द वन स्ट्रैंड सी एंड टी, ये आपस में तो बॉन्ड को मेंटेन रखेगा, ये वाले बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे, लेकिन रेप्लिकेशन के प्रोसेस में क्या होगा, इसका और सेकंड स्ट्रैंड के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ये ब्रेक हो जाएंगे और डीएनए पॉलीमरेज आके जब इसके साथ बाइंड करेगा तो इसका बिल्कुल जो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है या डॉटर स्ट्रैंड है उसको प्रोड्यूस करता जाएगा। भी हमने याद करना है क्या चीज? आवाज आ रही है आपको तो मुझे बता दीजिए। ओके, सो इस केस में अगर इंटरेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होती तो इनको ब्रेक करना एक चैलेंज बन जाना। सो वीक इंटरेक्शंस का फायदा क्या है कि ये इंटरेक्शंस बनती भी बहुत एफिशिएंटली हैं और इनको ब्रेक करना भी जो है वो ज्यादा बेहतर है। सो अगर ये इतनी ही वीक इंटरेक्शंस हैं तो फिर ये बायोमोलिक्यूल्स अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन कैसे रखते हैं? ये तो फटाफट टूट नहीं जाएंगे, इनका नंबर ज्यादा होता है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपका एक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन। देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन एंड एडेनिन और थायमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। जबकि दो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स की अगर आप बात करो तो इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड सिर्फ एक है, लेकिन जो वीक इंटरेक्शंस हैं उनका नंबर कंपैरेटिवली ज्यादा है। सो इन वीक इंटरेक्शंस का नंबर ज्यादा करवा के इनकी स्ट्रेंथ को ज्यादा कर दिया जाता है ताकि ये इतने आसानी से ब्रेक ना हो, ये सिर्फ उस कंडीशन में ब्रेक हो जब एंजाइम आके ने बताया कि नाउ इट्स द टाइम फॉर द रेप्लिकेशन और आपको जो है वो ब्रेक ठीक हो गया। सो इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्ड्स वीक हैं, लेकिन कंबाइंड अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स का हम इफेक्ट देखें तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक हो गया? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वाटर। वाटर को हम एक्सीलेंट सॉल्वेंट कहते हैं ना, तो इसका डिफरेंट कंपाउंड्स की या डिफरेंट सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो वाटर है जो एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है वो डिफरेंट सॉल्यूट्स को किस तरह से अपने अंदर लेकर सॉल्युबलाइज करता है। बोर्ड विजिबल है सब लोगों को? यस मैम। यस मैम। ओके बच्चों, देयर आर 4 डिफरेंट कंपाउंड्स या 4 डिफरेंट सॉल्यूट्स। और बड़े ध्यान से सुनिएगा ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बाकी आगे आने वाले लेक्चर्स में कुछ बातें समझने में या बाकी कोर्सेज में अगर आप सेल टू सेल कम्युनिकेशन या सिग्नलिंग का कोर्स लेते हो
उसमें हेल्प आउट करेगा। There are actually 4 different types of solute जिनकी solubility हम वाटर के अंदर चेक करेंगे। आपके पास अगर हम एक सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन इज इटसेल्फ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स जिसमें आपके पास ज्यादा क्वांटिटी में जो चीज प्रेजेंट है, जो कंपोनेंट प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं इट इज सॉल्वेंट। और वो कंपोनेंट जो कि कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, उस्मान समझ आ रही है? परेशान लग रही है, इसको क्या कहते हैं? सोल्यूट। So overall, a solution is actually the combination of solute and solvent. ठीक है, solution is a combination of solute and solvent. Solvent. नजर आ रहा है आप लोगों को? बहुत ठीक नजर आ रहा है पकान? Okay. So solvent तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ वाटर को लेके जा रहे हैं, लेकिन solute में 4 different types के जो है ना compounds, इनको हम देखेंगे कि ये इस सॉल्वेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। और ये एक्चुअली बहुत सारे सोल्यूट्स होंगे जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया? पहला सोल्यूट जो हम देखेंगे इट विल बी आयनिक कंपाउंड्स। सेकंड हम देखेंगे पोलर कंपाउंड्स, देन नॉन पोलर, और लास्ट पे एम्फीपैथिक। ये चीज बताने से पहले बच्चों एक पॉइंट आप लोग जरूर क्लियर कीजिएगा कि आपके पास जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में कहा था कि वो केमिकल रिएक्शन तभी पॉसिबल है अगर वो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे करता है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। इसके अलावा ड्यूरिंग द सॉल्यूशन फॉर्मेशन आपका जब सोल्यूट जो है, फॉर एग्जांपल आप इसको देखें, जब आपने सोल्यूशन नहीं बनाया तो उस केस में आपका सोल्यूट एक अलग कंपोनेंट है और इसी तरह से आपका जो सॉल्वेंट है वो एक अलग कंपोनेंट। अभी आपने इनको मिक्स नहीं किया। ठीक है, सोल्यूट में यू हैव सोल्यूट एंड सोल्यूट इंटरेक्शंस और सॉल्वेंट में यू हैव solvent and solvent interactions. If you want to mix these two components और आप इसे solution में convert करना चाहते हो, it means कि solute और solvent के अपनी जो interactions हैं वो break हो और new interactions बने between solute and solvent। बात समझ आ रही है? It means कि आपका solution तभी favorable होगा या आपका कोई सोल्यूट सॉल्वेंट में तभी डिसॉल्व होगा जब सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान बनने वाली इंटरेक्शंस ज्यादा स्ट्रांग होंगी एज कंपेयर टू द इंटरेक्शंस बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। कोई भी कंपोनेंट अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर तभी ब्रेक करता है और केमिकल रिएक्शन में तभी पार्टिसिपेट करता है ना जब न्यू इंटरेक्शन ज्यादा फेवरेबल हो, ज्यादा स्ट्रांग हो। अगर सॉल्यूशन में बनने वाली सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान इंटरेक्शंस इन इंटरेक्शन से वीक हो तो क्या सॉल्यूशन बनेगा? नहीं। सोल्यूट कहेगा तुम अपने इंटरेक्शंस अपने पास रखो, मैं ऐसे ही ऐसे होगा ना, सस्पेंडेड रहेगा या अनडिसॉल्व फॉर्म में रहेगा। लेकिन आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो आइडियल इंटरेक्शंस डेवलप कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस डेवलप कर सकते हैं और ये लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे भी कर रहा है। तो आपका सोल्यूट आपस में इंटरेक्शंस को ब्रेक करेगा, सिमिलरली सॉल्वेंट आपस की इंटरेक्शंस को ब्रेक करेगा और सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है ये मिक्स होकर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहली कंडीशन मैंने ये बताई है कि ये तब होगा जब आपकी इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और दूसरी कंडीशन मैंने ये बताई है कि ये तब होगा जब ये वाला प्रोसेस जो है ये लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे करता हो। ये 2 पॉइंट्स आप अपने माइंड में रखेंगे तो हम लोग आगे इन 4 कंपाउंड्स की जो सॉल्युबलाइजेशन है वाटर के अंदर उसको क्लियर कर लेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं? ओके, जो बच्चे ऑनलाइन हैं इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, ओके, मैं ये चीज कह रही हूँ कि आपके पास यू हैव अ सॉल्यूशन एंड वी ऑल नो द सॉल्यूशन इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 main components, one is solute and second one is solvent.
सोल्यूट और सॉल्वेंट डेफिनेटली अगर आपस में मिक्स होंगे तो तभी आपके पास सोल्यूशन बनेगा। अगर ये मिक्स नहीं होते तो आपके पास वो अनडिसॉल्व फॉर्म में एक जो है वो मिक्सचर रह जाएगा, जिसमें एक लेयर सोल्यूट की अलग होगी, सॉल्वेंट की अलग होगी, जिसे हम यूजुअली सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है। और अब ये इंटरेक्शंस कब बनेगी या सोल्यूट और सॉल्वेंट कब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके सॉल्युबलाइज होकर सॉल्यूशन की फॉर्म को एक्वायर करेंगे? ये तब पॉसिबल है जब आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान बनने वाली इंटरेक्शंस, न्यू इंटरेक्शंस, प्रीवियस इंटरेक्शंस के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो तब ये इंटरेक्शंस ब्रेक होंगी और न्यू इंटरेक्शंस बन जाएंगी। फॉर एग्जांपल NaCl का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो NaCl में आपके सोडियम और क्लोराइड के दरमियान आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये इंटरेक्शंस ब्रेक हो जाती है, सोडियम आयन अलग हो जाता है, क्लोराइड आयन अलग हो जाता है, बिकॉज इस केस में ये सोडियम जो है वो क्लोराइड के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस बना सकता है विद वाटर मॉलिक्यूल। सो इस तरह से आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो एक दूसरे को डिसॉल्व तभी करेगा जब नई बनने वाली इंटरेक्शंस पुरानी इंटरेक्शंस के मुकाबले में क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरा पॉइंट मैंने ये कहा है कि ये सॉल्युबलाइजेशन या सॉल्यूशन फॉर्मेशन का प्रोसेस तब पॉसिबल है जब ये प्रोसेस लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक हो, क्योंकि ये बात तो हमने पहले कही थी फिजिकल फाउंडेशन में कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर या वैसे कोई भी फिजिकल या केमिकल रिएक्शन है वो तब तक पॉसिबल या फेवरेबल नहीं है जब तक वो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे नहीं करता। तो इन दोनों चीजों को अप्लाई करके हम इन 4 कंपाउंड्स की या 4 सोल्यूट्स की जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबलाइजेशन। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज एसएससी में पढ़ी होगी कि जितने भी जो आयनिक कंपाउंड्स हैं या जो सॉल्ट्स हैं वो एक खास किस्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्रिस्टल लैटिक्स कहते हैं। ठीक है, और इस लैटिक्स में कुछ खास कॉर्नर्स के ऊपर आयंस प्रेजेंट होते हैं, कुछ आयंस टर्मिनल पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास एक खास अरेंजमेंट में जो है वो स्ट्रक्चर बनता है। लाइक अगर आप सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर की बात करते हो तो इस केस में अगर आपके पास यहाँ पे सोडियम प्रेजेंट है, सेंट्रल पोजीशन पे क्लोराइड है, अगेन यहाँ पे सोडियम प्रेजेंट है, इसी तरह से आपके एक खास ऑर्डर में जो है ये आयंस अरेंज होंगे और ये इन इंडिविजुअल आयंस के दरमियान इंटरेक्शंस की वजह से स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कि ये किसमें कन्वर्ट हो गया, क्रिस्टल लैटिस। क्या यहाँ पे ऑर्डर बन रहा है? ये ऑर्डर स्ट्रक्चर है? नो, मेरे ख्याल से तो ऑर्डर स्ट्रक्चर है, बिकॉज़ यहाँ पे एक ऑर्डर है कि सोडियम के बाद हमेशा क्लोरीन आएगा, क्लोरीन के बाद हमेशा सोडियम आएगा, किसी किस्म की यहाँ पे हैजार्ड्स नहीं है। एक खास किस्म का ऑर्डर मेंटेन करने के बाद आपका ये जो क्रिस्टल लैटिक्स है ये बना है। So this crystal lattice structure is against the law of entropy. ये second law of thermodynamics को क्या कर रहा है? Disobey कर रहा है या नहीं? कर रहा है ना? Because second law of thermodynamics क्या कहता है कि जितने भी processes हैं उनमें entropy हमेशा increase होनी चाहिए। So इसकी formation जो है ये ideal process नहीं है, बल्कि इसका break होना ideal process। ठीक है, सो यू हैव अ क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम क्लोराइड और इस केस में आप अगर यहाँ पे सॉल्वेंट ऐड कर देते हो, वाटर को ऐड कर देते हो, तो वाटर एज अ फैसिलिटेटर एक्ट करेगा या वाटर एज अ मीडियम एक्ट करेगा जो कि सोडियम को आहिस्ता आहिस्ता निकालना शुरू कर देगा, उसके बाद क्लोरीन को निकालना शुरू कर देगा। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओबे होना शुरू, यानी ये जो एक ऑर्डर स्ट्रक्चर था इसमें क्या चीज आना शुरू हो गई है, डिसऑर्डर आना शुरू हो गया। तो पहली चीज तो आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व की कि जब हम किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, वो चाहे सोडियम क्लोराइड है या कोई और आयनिक कंपाउंड है, तो वाटर में बेसिकली जो वाटर है वो उसके दरमियान जो क्रिस्टल लैटिक्स का ऑर्डर स्ट्रक्चर है उसको डिसऑर्डर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। It means that this solubilization process and breakage of this crystal lattice is according to the law of thermodynamics, ये energetically favorable process है। अब यहाँ से जो सोडियम रिलीज हो रहा है, आप स्लाइड में ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो आपके पास यहाँ पे सोडियम प्रेजेंट है,
दिस वन, इसको मल्टीपल वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड करेंगे और ये वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ इंटरेक्शंस डेवलप कर लेंगे बाय यूजिंग देयर नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, आपके पास जो वाटर है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करता है तो उसमें आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्जेस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सो वाटर के जो ऑपोजिट चार्जेस हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस, वो निकलने वाले आयंस को सराउंड करेंगे और उनके साथ क्या करेंगे, इंटरेक्शंस डेवलप करेंगे। सो solubilization of an ionic compound in water is energetically favorable process। समझ आ रही है या ऊपर से गुजर गया? ठीक है, ये एनर्जेटिकली फेवरेबल है बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब आप NaCl को वाटर में ऐड करते हो तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है। जो एक स्टेबल या ऑर्डर स्ट्रक्चर है वो ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद जो सोडियम रिलीज होता है या जो क्लोराइड आयन रिलीज होता है वो इंडिविजुअल प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि उसको कैप्चर करने के लिए वाटर के पास ऑपोजिट आयंस अवेलेबल है। सो वाटर अपने इन आयंस को यूटिलाइज करते हुए इनके साथ आइडियल या ऑप्टिमम इंटरेक्शंस क्या कर देते हैं, डेवलप कर देते हैं। सेकंड हमारे पास है पोलर कंपाउंड्स। अब पोलर कंपाउंड्स मुझे बताने की जरूरत है या नहीं? नहीं, ओके। तो पोलर कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें हमारे पास जो है वो कोई पोलर कोवलेंट बॉन्ड अवेलेबल है, यानी कोई से तो जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ लिंकेजेस में प्रेजेंट है और उनमें जो है वो पोल्स क्रिएट होते हैं। लाइक अगर मैं ग्लूकोज की एग्जांपल लेती हूँ और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ तो वी कैन सी हियर कि हमारे पास ग्लूकोज में मल्टीपल पोजीशंस पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और अगर आप इन हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड को ऑब्जर्व करो तो ये कौन सा बॉन्ड है? ठीक है, ये पोलर बॉन्ड है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। सो वी हैव द ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको वाटर के साथ अगर हम देखें तो ये आइडियल इंटरेक्शंस डेवलप कर सकते हैं। लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो मैंने अभी ड्रॉ किया है और ये हमारे पास मल्टीपल जगहों के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशंस थी हम देख रहे हैं कि वो सेटिस्फाई हो गई। हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन भी अवेलेबल है और हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी अवेलेबल है। अगर इस ग्लूकोज को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करें तो वाटर के पास तो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अवेलेबल है। सो ये वो ग्रुप्स हैं जिनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो सकती है। सो पोलर कंपाउंड्स में सारे के सारे वो कंपाउंड्स आ जाएंगे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए पोल्स अवेलेबल है। सो इनकी वाटर में सोलुबलाइजेशन तो वैसे मुश्किल नहीं है बिकॉज ये वाटर के साथ टेम्परेरी इंटरेक्शंस डेवलप कर सकते हैं। इट मींस के वाटर के अंदर ये हो सकता है डिसॉल्व हो सकता है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हम नॉन पोलर कंपाउंड्स का जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करते हैं। नॉन पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनमें पोल्स ना बने, जिनमें किसी किस्म का जो है वो पोल्स वगैरह क्रिएट नहीं होते। लाइक अगर मैं आप लोगों के सामने जो है बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ तो बेंजीन को हम नॉन पोलर कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम फिनाइलएलानाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, सॉरी ये जो आपका ग्रुप है, तो आप लोग ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि दीज आर हाईली हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर कंपाउंड। इनमें कोई ऐसे एक्टिव ग्रुप्स नहीं है जो कि वाटर के साथ किसी भी किस्म की इंटरेक्शंस डेवलप कर सकें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो ये वो सोल्यूट हैं या सोल्यूट की ये वो कैटेगरी है जिसको अगर आप सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो आपका सॉल्वेंट कभी भी इसको सोलुबलाइज नहीं करेगा, बल्कि आपके पास एक तरफ सोल्यूट की लेयर अलग हो जाएगी और सॉल्वेंट की लेयर अलग हो जाएगी। जब आप लोग अगर आगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में प्रैक्टिकल्स करोगे ना तो वहां पे आप लोग इस तरह का एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे जिसमें आप जो है वो आइसोमाइल अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म, ठीक है, अल्कोहल एक पोलर कंपाउंड है और क्लोरोफॉर्म एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनको जब आप मिक्स करोगे तो आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो टेस्ट ट्यूब है या आपकी जो एपेंडॉफ है उसमें दो लेयर्स बन जाती है। एक व्हाइट कलर की लेयर ऑर्गेनिक लेयर जिसमें नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं और पोलर कंपाउंड वाली ट्रांसपेरेंट लेयर नीचे रह जाती है। इट मींस कि ये वो सारे के सारे कंपाउंड्स हैं जिनके पास ऐसे ग्रुप्स ही नहीं है जिनके थ्रू ये पोलर कंपाउंड के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। और
ग्रुप्स अवेलेबल नहीं है तो ये एक दूसरे को रिस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे और ये जो है वो सॉल्युबलाइज भी नहीं होंगे। यही चीज हमें प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी भी सिखाती है। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी? लाइक डिसॉल्व लाइक, कि आपके जो सिमिलर नेचर के कंपाउंड्स हैं या सोल्यूट्स हैं वो उसी नेचर के सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा आइडियली सॉल्युबलाइज होते हैं। यही पढ़ते हैं ना आप लोग, ठीक है। सो हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड्स देख लिए, पोलर कंपाउंड्स देख लिए, नॉन पोलर कंपाउंड्स देख लिए। नाउ मैम सॉरी, नॉन पोलर फिर रिपीट कर दें, ये थोड़ा समझ नहीं आया। मैं ये चीज कह रही हूँ कि अगर आपके सॉल्यूट की नेचर नॉन पोलर नेचर है तो नॉन पोलर कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसके थ्रू वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सके, ठीक है। और अगर इनमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं है तो ये वाटर में सोलोबलाइज नहीं होंगे। और आप अगर इनको मिक्स करके सोल्यूशन बनाना चाहते हो तो सोल्यूशन नहीं बनेगा। आपका सोल्यूट या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक अलग लेयर में सेपरेट हो जाएगा और सॉल्वेंट अलग लेयर में सेपरेट हो जाएगा। ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेगा बिकॉज ना तो ये प्रोसेस जो है वो थर्मोडायनेमिकली एनर्जेटिकली फेवरेबल है और ना ही इसमें कोई इंटरेक्शंस बन रहे हैं। जो दोनों कंडीशंस हमने पढ़ी थी वो दोनों कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई नहीं। इस केस में आपका ये जो नॉन पोलर सोल्यूट है ये इसमें सॉल्युबलाइज नहीं होगा जी। अब बच्चों आप लोगों के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको बड़े ध्यान से आप लोगों ने क्लियर करना है। पहले तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों को एम्फीपैथिक कंपाउंड्स का आइडिया है? नो। कौन से बॉन्ड्स हैं? एंडोटेरिक अलग है, वो अमाइनो एसिड्स है। मैं एम्फीपैथिक की बात कर रही हूँ। नो मैम। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट फिर आप लोगों के लिए न्यू है, इससे बड़ा ध्यान से समझिएगा। सॉल्युबलाइजेशन ऑफ एन एम्फीपैथिक कंपाउंड इन वाटर। सॉल्वेंट यहाँ पे है आपका वाटर और सोल्यूट क्या है? कोई भी एम्फीपैथिक कंपाउंड। सोल्यूट क्या होगा? एम्फीपैथिक कंपाउंड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये चीज क्लियर करनी है कि एम्फीपैथिक कंपाउंड्स किन्हें कहते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें साइमल्टेनियसली पोलर और नॉन पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट हो, इनको हम कहते हैं दीज आर दी एम्फीपैथिक कंपाउंड्स। एग्जांपल, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सेम स्ट्रक्चर में या सेम मॉलिक्यूल में आपके पास पोलर ग्रुप भी प्रेजेंट है, नॉन पोलर ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसको आप कहोगे कि दिस इज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल या एम्फीपैथिक कंपाउंड। अगर हम इसको बाय डेफिनेशन अप्लाई करते हैं किसी एग्जांपल के ऊपर, तो फैटी एसिड्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एम्फीपैथिक कंपाउंड्स। या लिपिड्स की अगर आप बात करते हो, फैटी एसिड का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ तो हम जनरली ये कहते हैं ना कि फैटी एसिड्स में हमारे पास एक अल्काइल चेन है और ये अल्काइल चेन कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होती है, ये कहते हैं ना फैटी एसिड्स में। So this portion, this alkyl group is actually non-polar end of this molecule. ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, this is the polar end of this molecule। यानी इसी मॉलिक्यूल के अगर आप स्ट्रक्चर को देखते हो तो इसमें आपके पास दोनों तरह के ग्रुप्स हैं। You have a non-polar hydrocarbon chain, and you have a polar carboxylic acid group, polar carboxylic acid group। So एक ही स्ट्रक्चर में हमें पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह के ग्रुप्स मिल रहे हैं। So we can say कि फैटी एसिड किस तरह के कंपाउंड्स हैं? एम्फीपैथिक इन नेचर। कंपाउंड्स क्या होते हैं? अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने वाटर के अंदर पोलर कंपाउंड्स की सॉल्युबलाइजेशन भी देख ली कि वो सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। नॉन पोलर कंपाउंड्स की नेचर देख ली कि ये सॉल्युबलाइज नहीं होते। लेकिन वाटर ने इस केस में क्या करना है, जब एक ऐसा कंपाउंड या एक ऐसा मॉलिक्यूल आ गया जिसके कुछ पोर्शन पे पोलर ग्रुप्स हैं और उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या है? नॉन पोलर है। सो नाउ वाटर विल मेक आइदर बाइलेयर्स और माइसीलियस। दिस इज द रीजन कि आपकी बॉडी में जितने भी लिपिड्स हैं
वो या तो बायलेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या माइसील्स की फॉर्म। आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हो कि इसमें बायलेयर स्ट्रक्चर है। डाइजेशन की बात करते हैं तो आप कहते हो कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं लाइपेजेस वो लिपिड्स को माइसील्स की फॉर्म में जो है वो ट्रीट करते हैं। सो बॉडी के अंदर जहां पे आपका 90% मीडियम जो है वो वाटर है, उस मीडियम में जितने भी एम्फीपैथिक कंपाउंड्स होंगे, खास तौर पे लिपिड्स, कान थक गए हो, खास तौर पे लिपिड्स, वो या तो बायलेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या फिर माइसील्स की फॉर्म में। तो अब हम देखते हैं कि ये एम्फीपैथिक कंपाउंड अगर वाटर में हम ऐड कर देते हैं तो बायलेयर या माइसील्स बनती क्यों है और क्या फॉर्मेशन ऑफ बायलेयर एंड माइसील्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ओबे करती है। ठीक है, तो यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम कि आपके पास एक्चुअली ये जो स्लाइड में आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस पोर्शन इज पोलर पोर्शन जिसे हम हेड ग्रुप कहते हैं, और ये जो आपका टेल की तरह का स्ट्रक्चर है येलो कलर में, ये आपके पास नॉन पोलर पोर्शन है जिसे हम हाइड्रोकार्बन चेन कहते हैं। अब ये एक इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल है या एक इंडिविजुअल फैटी एसिड है। इस फैटी एसिड में बायलेयर या माइसील में किस तरह से कन्वर्ट होने में ये चीज आप लोगों को बताने देती हूँ। तो इसको जरा फोकस कीजिएगा। जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी एक बार इन स्लाइड्स को देख लें ताकि फिर मैं जब बोर्ड यूज करूँ तो आप लोगों को आइडिया हो जाए। आपके पास दिस इज द फैटी एसिड, आवाज नहीं आनी चाहिए, एंड दिस इज एन एम्फीपैथिक कंपाउंड। अब मैं यहाँ पे चेन लेंथ जो है वो इंटेंशनली कम कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के। जब इस फैटी एसिड को हम किसी एक्वस मीडियम के अंदर ऐड करेंगे तो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने पहले देखा कि जब भी कोई कंपाउंड उसके अंदर ऐड किया जाता है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर उन ग्रुप्स को ढूंढते हैं जिनके साथ वो इंटरेक्शंस बना सकते हैं। सो इस केस में वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे तो पोलर ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, सो वाटर यहाँ पे आएगा और इंटरेक्शंस डेवलप करेगा बाय यूजिंग इट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन। ठीक है, इस केस में तो इंटरेक्शंस बन गई, लेकिन जो नॉन पोलर ग्रुप है, जो नॉन पोलर कंपोनेंट है, यहाँ पे क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा, इसको सराउंड करेगा और सर्च करेगा कि क्या कोई ऐसा ग्रुप है जिसके साथ मैं इंटरेक्शन कर सकता हूँ। नो, सेकंड ग्रुप आएगा, थर्ड ग्रुप आएगा, फोर्थ ग्रुप आएगा, और आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही आपने इस फैटी एसिड को एक्वस मीडियम के अंदर डाला तो आपका जो पोलर पोर्शन था या जो हेड पोर्शन था वहां पे तो इंटरेक्शंस बन गए, लेकिन जो नॉन पोलर पोर्शन था वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एक केज बनाना शुरू कर दिया। वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू लिंक हैं और इन्होंने इस नॉन पोलर चेन के अराउंड एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बना दिया, एक केज बना दिया। यहाँ पे आके अब आपका जो सेकंड लॉ है वो वायलेट होना शुरू हो गया, क्योंकि इधर क्या बनना शुरू हो गया, ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप लोग किसी ग्लास ऑफ वाटर के अंदर अगर ऑयल डालते हो तो आप ये चीज ऑब्जर्व करते हो कि पहले आपके ड्रॉपलेट्स अलग अलग हैं और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ये सारे ड्रॉपलेट्स इकट्ठे होके एक सेंट्रल जो है वो बिग ड्रॉप बना। इनिशियली आपने एक फैटी एसिड ऐड किया, देन आपने सेकंड फैटी एसिड ऐड किया, सेकंड फैटी एसिड में भी यही कॉम्बिनेशन होगा कि यू हैव अ पोलर ग्रुप और इसके बाद आपके पास यहाँ पे नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट है। पोलर ग्रुप के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल आके अटैच करेंगे वो तो इंटरेक्शंस बना लेंगे, लेकिन जो नॉन पोलर ग्रुप के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स आके यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं, इसकी वजह से एंट्रोपी मजीद बढ़ गई है, सॉरी एंट्रोपी मजीद डिक्रीज हो गई है। समझ आ रही है? इज इट क्लियर कि आपने जैसे ही फैटी एसिड्स को या एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स को किसी पोलर सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया या वाटर के अंदर ऐड किया तो इनके जो पोलर ग्रुप्स हैं या जो हेड ग्रुप्स हैं वहां पे इंटरेक्शंस डेवलप हो गए, लेकिन जो नॉन पोलर ग्रुप्स हैं वहां पे ऑर्डर्ड केज बनना शुरू हो गया। वाटर के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बनाना शुरू हो गए। अब ये एंट्रोपी को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, ये फैटी एसिड और ये फैटी एसिड मिलके कोशिश करेंगे कि इनकी वाटर में एडिशन की वजह से जो एंट्रोपी डिक्रीज हुई है ये किसी तरह से उस एंट्रोपी को क्या करें, इंक्रीज करें। उसके लिए ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू कर देंगे,
एक दूसरे के करीब आना शुरू कर देंगे। उससे होगा क्या, यहाँ से ये इंटरेक्शन या ऑर्डर स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, यहाँ से ये ऑर्डर स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, और आपका ये वाला जो फैटी एसिड है वो उठ के इधर आ जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात की? जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, यू कैन सी इन दिस डायग्राम इंडिविजुअली आपके पास एक ये इंडिविजुअल फैटी एसिड है और इसमें ये ऑर्डर फेज है, ये दूसरा फैटी एसिड है, इसकी हाइड्रोकार्बन चेन की एक ऑर्डर फेज है, ये तीसरा फैटी एसिड है और इसके एक ऑर्डर फेज है। जब ये इंडिविजुअली प्रेजेंट है तो एंट्रोपी ग्रेजुअली कम होती जा रही है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू कर देंगे, and we know that according to the principle of solubility, like groups have the ability to interact each other. So जैसे ये ग्रुप्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, इनके जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स हैं, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस या नॉन पोलर इंटरेक्शंस की वजह से एक दूसरे के साथ लिंकअप हो जाएंगे, और इनके दरमियान जो वाटर मॉलिक्यूल का केज था, वो केज अभी भी है लेकिन वो बहुत कम हो गया। समझ आ रही है? वो केज या वो ऑर्डर स्ट्रक्चर प्रेजेंट तो है लेकिन वो बहुत कम हो गए। इसी तरह से आपके थाउजेंड्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स आगे एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और ये एक कॉम्बिनेशन बनाना शुरू कर देंगे जिसे हम कहते हैं बायलेयर। समझ आ रही है? और ये बायलेयर बनी क्यों है? एंट्रोपी को इंक्रीज करने के लिए, प्रोसेस को थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल बनाने के लिए। लेकिन अभी भी जो यहाँ पे ऑर्डर फेज है प्रेजेंट तो है ना, फाइनली ये ग्रुप क्या करेंगे, अपने हाइड्रोफोबिक पोर्शंस को, जैसे इनका नंबर इंक्रीज होता जाएगा, अपने हाइड्रोफोबिक पोर्शंस को 4 में छुपा लेंगे और जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है वो सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस कर देंगे। तो ये एक ग्लोब बन जाएगा जिससे इन्होंने पूरी तरह से जो वाटर का ऑर्डर स्ट्रक्चर है उसको क्या कर दिया, डिसरप्ट कर दिया है। उन ग्रुप्स को इन्होंने छुपा लिया है फ्रॉम दी वाटर, जिनकी वजह से ऑर्डर स्ट्रक्चर बन रहा था। तो अगर इस चीज को मैं थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर एलैबोरेट करूं और आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो, तो हम ये कह सकते हैं, अब मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ नहीं करती, मैं बिल्कुल आप लोगों को जल्दी में बता रही हूँ कि आपके पास अगर इंडिविजुअल फैटी एसिड है, दिस इज फैटी एसिड 1, फैटी एसिड 2, फैटी एसिड 3, फैटी एसिड 4, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आनी चाहिए। इंडिविजुअली यहाँ पे वाटर के ऑर्डर स्ट्रक्चर की वजह से आपके पास एंट्रोपी डिक्रीज हो रही थी, लेकिन जैसे ही ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो ये इंटरेक्शन ज्यादा फेवरेबल इंटरेक्शन, इस केस में आपकी एंट्रोपी कंपैरेटिवली इंक्रीज हो रही है क्योंकि कम वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर रहे हैं। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि जितने लिपिड्स के मॉलिक्यूल हैं या लिपिड्स के ड्रॉपलेट्स हैं वो अपने नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स को कोर में छुपा लेंगे और जितने इनके पोलर ग्रुप्स होंगे उसको सरफेस पे एक्सप्रेस कर देंगे, ताकि इनकमिंग वाटर मॉलिक्यूल अगर आके इस माइसील को अप्रोच करें तो उन्हें पोलर ग्रुप सरफेस पे मिल जाए और जो नॉन पोलर ग्रुप्स हैं वो एक्सपोज्ड ही ना हो, और अगर वो एक्सपोज नहीं होंगे तो एंट्रोपी डिक्रीज भी नहीं। समझ आए? दिस इज द माइसील। हेड पे क्या बोलेगा कि पोलर पार्ट हेड पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और यही वजह है कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बायलेयर फॉर्म में होती है जिसमें हाइड्रोफिलिक ग्रुप सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोफोबिक पोर्शंस जो है वो कोर में एम्बेड हुए होते हैं। ये कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एनर्जेटिकली फेवरेबल। आप अगर जाके इसको जनरल सर्च करते हैं ना अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए या इस चीज को अप्लाई करने के लिए कि व्हाई लिपिड्स फॉर्म बायलेयर्स इन द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, तो आपको जो पहला आंसर मिलेगा वो एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड मिलेगा, ठीक है। इसको पढ़ के जरूर आइएगा बच्चों, अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन है,